नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य उपयोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 26 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 कहाँ आयोजित किया गया। चार विकल्प है, जिनमें से है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या चेन्नई में। तो कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें जो कि प्रकृति 2026 है, इसका आयोजन जो कि नई दिल्ली में किया गया और भारत सरकार ने जो कि प्रमुख आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2026 नई दिल्ली में शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हैं इसमें, जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला है कि भारतीय वायुसेना ब्रिटेन के पायलटों को प्रशिक्षण देगी। दूसरा कथन है कि यह प्रशिक्षण भारत में दिया जाएगा। और तीसरा है कि यह समझौता यूके इंडिया एयरफोर्स जो कि एयर स्टाफ वार्ता के बाद हुआ। तो जो सही है उसको बताना है, जिनमें से चार विकल्प दिए हैं, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या एक, दो और तीनों कथन सही है, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय वायुसेना ब्रिटेन के पायलटों को प्रशिक्षण देगी और यह समझौता जो कि यूके इंडिया एयर स्टाफ वार्ता के बाद हुई। इसमें से केवल एक और तीन कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे लियोनेल जॉस्पिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है, वे फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 35 घंटे के कार्य सप्ताह को लागू किया, या वे 2005 से 2010 तक प्रधानमंत्री रहे। तो जो सही विकल्प है वो बताने, तो केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक, दो और तीन। सही विकल्प हो जाए केवल एक और दो, मतलब दो ही कथन इसमें सही है, जो कि पहला और दूसरा, वे फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री थे और दूसरा है कि उन्होंने 35 घंटे के कार्य सप्ताह को लागू किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को किस कीमत पर खरीदा गया जिससे यह आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से है 10,000 करोड़, 12,500 करोड़, 16,706 करोड़ या 20,000 करोड़। सही विकल्प हो जाएगा 16,706 करोड़। आरसीबी को जो कि लगभग 16,706 करोड़ में एक जो कि कंसोर्टियम आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप और ब्लैक स्टोन, ये सभी ग्रुप ने आदि ने खरीदा, जिससे यह आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। अगला प्रश्न है कि हारमुज जल समृद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार जो कि तीन विकल्प दिए इसमें, यह फारस की खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है, विश्व की लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है, और यह तीसरा तीसरा कथन है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा कथन है ये जो सही है वो बताना है हमें। तो चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक, दो और तीन, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा केवल एक और दो। यह फारस की खाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है, वहीं विश्व की लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। बात करें अगर हारमुज जल डमरू मध्य के, तो ये क्या होता है, तो यह एक समुद्री रास्ता है और यह फारस की खाड़ी को जो कि बाहर की दुनिया से जोड़ता है। दुनिया का बहुत सारा तेल इसी रास्ते से आता जाता है, मतलब आसान भाषा में कहें तो तेल से जाने का सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा। 2026 में समस्या क्या हुई थी, तो इसमें क्या है कि पश्चिम एशिया में तनाव शुरू हो गया था। इसके बाद जहाजों की आवाजाही जो कि लगभग 95% कम हो गई थी, मतलब पहले 100 जहाज जाते थे, अब सिर्फ 5 ही जा पा रहे हैं। क्यों कम हुए जहाज, तो ईरान ने नियम लगा दिए कि सभी जहाजों को जाने की अनुमति नहीं दी।
और केवल जो कि गैर शत्रुतापूर्ण देशों को ही गुजरने दिया। मतलब किन देशों को अनुमति दी, ये भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो भारत, चीन, थाईलैंड और कुछ मामलों में पाकिस्तान को अनुमति मिली है, क्योंकि इन देशों ने संतुलित नीति अपनाई है। और वहीं बात आती है कि सिलेक्टिव परमिशन क्या होती है। इसका मतलब है कि सभी देशों को नहीं, बल्कि केवल कुछ चुने हुए देशों को ही गुजरने की अनुमति देना। और इससे क्या है कि दुनिया पर क्या असर पड़ा इस रोक से। तो तेल की सप्लाई कम हो गई, जिससे कीमतें बढ़ गई, जहाजों की संख्या कम होने से सप्लाई चेन कमजोर हुई और बीमा व परिवहन खर्च भी बढ़ गए थे। और इससे बात करें भारत पर क्या असर पड़ा, तो भारत तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई बढ़ने का खतरा जो कि रहता है इससे। तो ये थी बातें हार्मुज जल डमरू मध्य की। अगला प्रश्न है कि नया मैक्स ऐप जो मैसेजिंग के साथ 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 सरकारी सेवाएं, डिजिटल आईटी और पेमेंट जैसी सुविधाएं देता है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है ये, चार विकल्प दिए इसमें, चीन, जापान, जर्मनी या रूसिया। तो सही विकल्प हो जाएगा रूस। मैक्स ऐप जो कि रूस ने लॉन्च किया है, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का विकल्प है और एक सुपर ऐप की तरह यह भी काम करता है, जिसमें चैट, पेमेंट और सरकारी सेवाएं सब एक ही जगह मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश का तो स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1971 में मुक्ति युद्ध से हुई थी। चार विकल्प हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। सही विकल्प हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि 26 मार्च 1971 को शुरू हुए मुक्ति संग्राम की याद में अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आखिर बात आती है कि 26 मार्च 1971 को हुआ क्या था। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान किया था और यहीं से मुक्ति युद्ध शुरू हुआ था। फिर बाद में करीब 9 महीने युद्ध चला और भारत ने इसमें मदद भी की। आखिर में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पूरी आज़ादी मिल गई। और आसान भाषा में कहें तो बांग्लादेश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाता है क्योंकि उसी दिन 1971 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जबकि असली जीत 16 दिसंबर को मिली थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मिडिल ईस्ट संकट और तेल आपूर्ति में कमी के कारण राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया। चार विकल्प हैं, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया या मलेशिया, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल इसलिए घोषित किया क्योंकि हार्मुज जल डमरू मध्य, अभी हमने देखा कि किस तरह से तेलों की कीमतें बढ़ रही थी और सप्लाई कम हो रही थी, कि पास तनाव के कारण तेल की सप्लाई कम हो रही थी और कीमतें बढ़ रही थी, जिससे देश की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर खतरा बढ़ गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली शीत रेगिस्तानी तटीय जो कि नदी तट बहाली परियोजना किस नदी के किनारे शुरू की गई है। चार विकल्प है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या सिंधु नदी। हाल ही की बात है, भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना ये शुरू की गई है सिंधु नदी के किनारे। लद्दाख में जो कि सिंधु नदी के किनारे भारत की पहली शीत रेगिस्तानी तटी जो कि नदी तट बहाली परियोजना शुरू की गई है, जिसमें क्या है कि पेड़ पौधे लगाकर सूखे क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें उपराज्यपाल जो कि वीडी मिश्रा जो कि वीके सक्सेना द्वारा विशेष आमंत्रण पर इनके द्वारा किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। चार विकल्प है, मनप्रीत सिंह, गुरजत सिंह, पीआर श्रीजेश या हरमनप्रीत सिंह, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा गुरजत सिंह। मार्च 2026 में गुरंजत सिंह ने जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया। और इनकी बात करें तो ये भारतीय टीम के जो कि फॉरवर्ड खिलाड़ी थे और ये करीब 130 मैच खेले हैं और 33 गोल किए हैं। ये है गुरजंत सिंह। और ये टोक्यो 2020 और पेरिस जो कि 2024 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में भी योगदान दिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन कहाँ किया है। चार विकल्प हैं, लखनऊ, जेवर मतलब उत्तर प्रदेश, जयपुर, भोपाल।
तो हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट फेज 1 का उद्घाटन किया है, जेवर। ठीक है, यह एशिया के जो कि सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक है, और यह एक ग्रीनफील्ड और नेट जीरो एयरपोर्ट है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। शुरुआत में क्या है कि शुरुआत में 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है, लेकिन आगे चलकर, ये आगे बढ़कर इसकी क्षमता 7 करोड़ यात्रियों मतलब वर्ष तक हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण टैलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। चार विकल्प दें इसमें, नीता अंबानी, कल्पना सोरेन को, दीपिका पादुकोण को, या अर्नब सिंह को। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड भी कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दोनों देख सकते हैं आप वहां से। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आसानी से। तो आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।